तो लास्ट लेक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं आपका बेसिस के बारे में, देन उसके बाद लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, और जो अपने कुछ क्वेश्चन जो बचते हैं वो हमारे क्वेश्चन है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो यहाँ से भी हमारे क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आपके CSI नेट में भी पूछे जाते हैं और साथ में आपके MPPSC में तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 देखते हैं। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें 2 चीजें हम यहाँ पर हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट होगी। पहली होगी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और दूसरा पढ़ेंगे चेंज ऑफ बेसिस, कि कैसे हम चेंज ऑफ बेसिस करते हैं। ठीक, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, चलिए पहले मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग पहले से ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जान चुके हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, जैसे कि हमने, जैसे कि आप सामने डायग्राम में देख रहे हैं कि आपके पास 2 वेक्टर स्पेस रहेंगे, u ऑफ f एंड v ऑफ f। इसके बीच में आपके पास एक लीनियर मैपिंग रहेगी t, जो कि u से v की तरफ है। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर u ऑफ f के अंदर हमारे पास एक बेसिस होगा, जिसको हम यहाँ पर v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसके एलिमेंट को हम यहाँ पर अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी प्रकार जो v ऑफ f का वेक्टर स्पेस है वो हम b डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसके एलिमेंट जो है β1, β2 और βm है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि u ऑफ f के अंदर n एलिमेंट है, यानी कि u ऑफ f की जो डायमेंशन है वो n है, जबकि v ऑफ f की जो डायमेंशन है वो हमारे पास m है। ठीक है, अब इसको प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो किस प्रकार से लिखा, लेट u एंड v बी टू एनी वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड f, let t such that u to be a linear transformation, and let b equal to alpha 1, alpha 2, alpha n, and b dash equal to beta 1, beta 2, beta m be ordered basis of u and b respectively. Then the matrix of t with respect to the basis b and b dash is denoted by t b b dash. किससे रिप्रेजेंट करते हैं, t b b dash से नोट करते हैं। और इस t b b dash का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, दिस इज t b b dash इक्वल टू होता है aij m इंटू n। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है। हम देख रहे हैं कि u का हमारा u में कितने एलिमेंट हमारे पास है बेसिस में, रिप्लाई करें, u में कितने एलिमेंट है n, और b में कितने एलिमेंट है m। तो कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे पास इसका जो मैट्रिक्स बनना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इसका ऑर्डर n इंटू एम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, n इंटू एम होना चाहिए। लेकिन मैंने यहाँ पर ऑर्डर क्या लिखा हुआ है, m इंटू n। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो एलिमेंट है ट्रांसपोज लिखने के बाद यहाँ पर ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, अब ये एलिमेंट लिखे किस प्रकार से आते हैं, कैसे एलिमेंट हम लिखते हैं, तो हम करते हैं क्या है कि हम यहाँ पर जो भी एलिमेंट अल्फा है उसकी निकालते हैं हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन, और उस ट्रांसफॉर्मेशन को निकालने के बाद हम उसे β1, β2, βm के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं कुछ इस प्रकार से। तो t ऑफ अल्फा 1 इक्वल टू a11 β1, a21 β2, amm m1 इक्वल इंटू βm। इसी प्रकार t अल्फा 2 लिखूंगा तो t अल्फा 2 लिखाएगा a12 β1, a22 β2, am2 βm। और इसी प्रकार मैं t अल्फा 3 लिखूंगा तो t अल्फा 3 कैसे लिखाएगा, बताओ t अल्फा 3 कैसे होगा। a13 हाँ, a13 β1, a33 b3 हाँ, up to m3 bm। वेरी गुड। इसी प्रकार हमारे पास अगर मूव करते हैं तो हमारे पास टी अल्फा एन जो होगा हमारे पास a1n β1, a2n β2 और amn βmn के इक्वल हमारे पास होगा। तो ये हमारे पास लिखने का तरीका। तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरे सिस्टम को हम कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। तो ऑब्वियसली ये मेरे पास राइट हैंड साइड का एलिमेंट हमारे पास कहला जाएगा, है ना। और ये हमारे पास होगा एक प्रकार से सिस्टम हमारा बनेगा, β1, β2, βm मेरे पास होगी कॉलम के अंदर, जबकि हमारे पास a11, a22, am1, a12, a22, am2 अप टू amn तक हमारे पास जो होंगे एलिमेंट जो होंगे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखे जाएंगे कुछ इस प्रकार से। तो यहां पर हमने किस प्रकार से लिखा, t अल्फा 1 इक्वल टू इस मच, है ना। अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट जो होंगे इस पूरे को हमने यहाँ पे बोल दिया दिस इज कॉल्ड द aij डैश। डैश मतलब कि ट्रांसपोज, इसको हमने यहाँ पे ट्रांसपोज से रिप्रेजेंट किया हुआ है, राइट। ट्रांसपोज से रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो है मैट्रिक्स ए जो होगी वो इस प्रकार से लिखी जाएगी। तो ए डैश के एलिमेंट के
ए डैश हमारे पास क्या बन जाएगा, जैसे A11, A12, A13 अप टू A1n। उसके बाद सेकंड रो में क्या होगा, A21, A22, A23 अप टू A2n। और थर्ड रो में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा AM1, AM2, AM3 अप टू AMn। इस प्रकार से हमारे पास ये रिप्रेजेंट किया आएगा। तो ये मैट्रिक्स की हमारे पास एक सिंपल सी डेफिनेशन है। अब अगर इसी के अंदर अगर हमारे पास B इक्वल टू बी डैश हो जाए, क्या हो जाए, B इक्वल टू बी डैश, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि U और B हमारे पास जो है मैपिंग है, U और B हमारे पास जो मैपिंग है वो हमारे पास क्या हो जाए, सेम हो जाए, यानी कि उसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो हमारे पास क्या इक्वल है। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारे पास जो टी बी बी डैश जो लिख रहे हैं, तो बी डैश की जगह हमारे पास बी बन जाएगा, जो हमारे पास लेकर आएगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू द बेसिस बी, जो कि हमारे पास होगा ए आई जे ट्रांसपोज एन इंटू एन, यानी कि इसका जो भी मेरे पास ऑर्डर जो होगा वो एन इंटू एन की फॉर्म में लिखा जाएगा। अब जैसे कि सामने आपके सामने एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, डिटरमाइन द मैट्रिक्स टी B1 B2 फॉर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी B2 टू B3, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास B1 जो है B2 का बेसिस है और B2 जो है B3 का बेसिस हमारे पास है। ठीक है, आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ टी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई 2x माइनस वाई और 7y, यानी कि जो हमारे पास मैपिंग दी, यहाँ पर एलिमेंट कैसे हैं, पेयर टाइप के हैं, जो कि यहाँ कन्वर्ट हो रहे हैं हमारे पास से ट्रिपलेट की फॉर्म में। ठीक है, B1 हमारे पास हो गया 1001, B2 हमें दिया 1001। अब हम करेंगे क्या कि पहले हम यहाँ पे अपनी मैपिंग लिख लेते हैं, B1 B2 की वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हम टी अल्फा वन निकाल दो। टी अल्फा वन का मतलब क्या हुआ, क्योंकि ये मेरे पास कहलाएगा अल्फा वन, ये कहलाएगा मेरे पास अल्फा टू, ये कहलाएगा मेरे पास बीटा वन, ये कहलाएगा मेरे पास बीटा टू, और ये मेरे पास कहलाएगा बीटा थ्री। इस प्रकार से अब हम यहाँ पर मैं टी अल्फा वन निकाल तो कितना है 10, यानी कि 10 के हिसाब से एक्स प्लस वाई यानी कि 1 प्लस 0, 2 इंटू 1 माइनस 0, देन 7y यानी कि 7 टू 0 यानी कि 1 टू 0। अब करना क्या है, हमें इस 1 टू 0 को हमें यहाँ पर इस बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 के लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है। तो बड़ी आसानी से, क्योंकि ये मेरे पास जो एलिमेंट जो है ये मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ऐसी कंडीशन में हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिख दिया 1 1 0 0, 2 0 1 0 और 0 0 1। तो यानी कि ये मेरे पास बन गया दिस इज 1 बीटा 1, 2 बीटा 2 और 0 बीटा 3। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर टी अल्फा 2 निकालूंगा तो अल्फा 2 मेरे पास कितना है, इस कॉल्ड था 0 1। तो 0 1 मैंने ले लिया, तो अब x की वैल्यू बन गई मेरे पास 0, y की वैल्यू बन गई मेरे पास 1। तो ये हो गया 0 प्लस 1, क्योंकि x प्लस वाई लिखा हुआ है, देन 2 इंटू एक्स यानी कि 0, देन माइनस 1, 7 इंटू 1 यानी कि 1 माइनस 1 7। तो इसी को हमने यहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 के लिए, जो कि हमारे पास है 1 1 1 1 0 0 माइनस 1 0 1 0 और 7 0 0 1, यानी कि इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे, ये मेरे पास बन गया, मेरे पास इक्वल टू वाला पोर्शन बन गया, यानी कि टी अल्फा 1 टी अल्फा 2, और ये वाला एक क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ पर मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन जब मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे इस बात का ध्यान रखेंगे, ये जो एलिमेंट मेरे पास जो है ये कॉलम वाइज ना लिखा के, हमारे पास जैसे दिख रहे हैं यहाँ पे कॉलम, लेकिन इसको लिखेंगे रो के अंदर, यानी कि 1 जिसे दिख रहा है आपको 1 1, देन उसका लिखा है 2 माइनस 1 तो 2 माइनस 1, देन उसके बाद 0 7 तो 0 7। तो इस प्रकार से ये वैल्यू यहाँ पर लिखाएगी, उल्टी करके वैल्यू लिखाएगी ट्रांसपोज की फॉर्म में, तो वो एक्चुअली हमारे पास मैट्रिक्स ए लिखाएगी हमारे पास। ठीक है, वो जो होगी वो मैट्रिक्स ए की फॉर्म में लिखाएगी। ये समझ में आया आप लोगों को इतना? यस सर। है ना। इसी का मैं एक दूसरा क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या था कि हमने बड़ी आसानी से लीनियर कॉम्बिनेशन बना लिया, क्योंकि हमारे पास जो बेसिस जो है वो हमारे पास स्टैंडर्ड है। जब भी स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं तो लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना बड़ा आसान काम होता है। लेकिन अगर ये हमारे पास एलिमेंट हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होंगे तो क्या इसके लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना इतना आसान होगा? बिल्कुल नहीं। उस समय यहाँ पर हमें फिर अरेंजमेंट करने होते हैं। तो अरेंजमेंट क्या है, तो देखिए इसके अरेंजमेंट को हम। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड ऑन B3 ऑफ R बाय टी ऑफ एक्स वाई जेड विच इज इक्वल टू 2y प्लस जेड एक्स माइनस 4y और 3x। फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग बेसिस B1 इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। जबकि जिसके लीनियर कॉम्बिनेशन मुझे लिखना है तो मैंने उसको आइडेंटिटी के फॉर्म में नहीं लिखा है, वो मैंने क्या लिखा हुआ है 1 1 1
1 1 0 और 1 0 0। तो जब हमारे पास ऐसे एलिमेंट अगर हमारे सामने आते हैं तो उसको हम उस पर मैट्रिक्स की फॉर्म में किस प्रकार से अरेंज करते हैं। तो क्या करा हमने यहाँ पर, मैपिंग आपको दी है, टी B3 से B3 दी हुई है, तो हमने पहले मैपिंग को लिख लिया। उसके बाद B1 और B2 की वैल्यू को हमने यहाँ पर सिंपल तरीके से लिख लिया। अब हम यहाँ पर ले रहे हैं, क्योंकि ये मेरे पास बन गया दिस इज योर अल्फा 1, दिस इज योर अल्फा 2, दिस इज योर अल्फा 3, और ये मेरे पास बन गया दिस इज अ बीटा 1, दिस इज अ बीटा 2, और दिस इज बीटा 3। ये मेरे पास बीटा 3 बन गया। अब मैं इसको लिखना चाहता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, पहले मैं निकालूंगा टी अल्फा 1। तो टी अल्फा 1 की वैल्यू कैसे होगी, क्योंकि अल्फा 1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 1 0 0, तो ये मेरे पास बन गया x, ये बन गया मेरे पास y, और ये बन गया मेरे पास z। तो मेरे को लिखना है 2y प्लस z, यानी कि 2 इंटू 0 प्लस 0। फिर लिखना मुझे x माइनस वाई, यानी कि x माइनस वाई का मतलब क्या 1 माइनस 4 इंटू 0, क्योंकि y की वैल्यू है मेरे पास 0, देन 3x यानी कि 3 इंटू 1 यानी कि 0 1 3। ओके, इस प्रकार मैं निकालूंगा नेक्स्ट टी अल्फा 2। तो टी अल्फा 2 मेरे पास कितना 0 1 0, तो 0 1 0 को भी अरेंज करेंगे तो 2 इंटू वाई प्लस जेड, एक्स माइनस 4 इंटू 1, देन 3 इंटू एक्स यानी कि 2 माइनस 4 0। इसी प्रकार टी अल्फा 3 निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, दिस इज टी 0 0 1, यानी कि एक्स वाई जेड हमें एक्स दे रखा है 0, वाई दे रखा है 0 और जेड दे रखा है 1। तो 2 इंटू वाई प्लस 1 यानी कि एक्स माइनस 4 वाई, यानी कि 0 माइनस 4 इंटू 0, 3 इंटू 0 यानी कि 1 0 0। अब हमने यहां पर इसको इक्वेशन नंबर 2 3 4 ले लिया। अब हम क्या करेंगे, कोई एक एलिमेंट लेंगे जनरलाइज कर V3 के अंदर। V3 कौन सा वाला V3, इस वाले V3 के अंदर कोई भी एक जनरलाइज करके एलिमेंट लेंगे। ठीक है, वो एलिमेंट मेरे पास क्या होगा, मैं XYZ ले लूं, ABC ले लूं, कुछ भी यहां पर मैं एज्यूम कर सकता हूं। तो यहां पर हमने क्या माना कि मान लिया हमारे पास वो एलिमेंट जो है ABC है, और ये जो ABC हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किसका एलिमेंट है, ये इस वाले B3 का, इस वाले B3 का एलिमेंट है। क्योंकि हमें जो भी टी अल्फा 1 का जो एलिमेंट यानी कि जो हमें मिल रहा है उसको हमें बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। तो हमने मान लिया कि वो लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट है वो XYZ है, जो कि फील्ड के जो रियल नंबर के एलिमेंट हैं। अब बीटा 1 मेरे पास कितना है, ऑब्वियसली बीटा 1 मेरे पास कितना है 1 1 1, देन बीटा 2 मेरे पास कितना है 1 1 0, और बीटा 3 कितना मेरे पास है 1 0 0। तो यहां पे मैंने इन एलिमेंट को रख दिया। अब हम क्या करेंगे, इन एलिमेंट को, पहले वाले एलिमेंट को हम यहाँ पर ऐड करते चलेंगे, और हमारे पास पहला एलिमेंट मिलेगा यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड। दूसरा एलिमेंट क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस 0। तीसरा एलिमेंट मिलेगा मेरे पास ओनली x, कुछ इस प्रकार से, राइट। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का कंपेयर करेंगे, दोनों का कंपेयर करेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू a, x प्लस वाई इक्वल टू b, और x इक्वल टू कितना दिखाई दे रहा है मुझे c। क्लियर है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, अगर मेरे पास x की वैल्यू c है तो y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू कितनी होगी, रिप्लाई करें, b माइनस सी, B b माइनस minus c। C, और z की वैल्यू कितनी होगी, A minus B plus a C, माइनस बी, अरे a माइनस बी, सिंपल, Minus- x प्लस वाई को सीधे सीधे पुट हाँ कर दो सर A ना, minus B, तो z इक्वल टू a माइनस बी, yes sir A minus B, ठीक है ना। a माइनस तो अब मेरे पास ये वैल्यू मिल गई है। तो अब ओवरऑल हमने जो भी एबीसी निकाला उसको उठा के हमने इक्वेशन नंबर 5 में रख दिया। तो मेरे पास एबीसी इक्वल टू आ गया सी बीटा 1 बी माइनस सी बीटा 2 और ए माइनस बी बीटा 3। अब जो मैंने टी अल्फा 1 निकाला था, 2 अल्फा 1 निकाला था, जो टी अल्फा 1 की जो वैल्यू आ रही थी वहां पर हम एबीसी की वैल्यू को हम पुट करेंगे। क्या करेंगे, एबीसी की वैल्यू को हम पुट करेंगे। तो एबीसी हमारे पास वहां पे क्या था 0 1 3, तो ए इक्वल टू कितना पुट करेंगे 0, बी इक्वल टू कितना पुट करेंगे 1, और सी इक्वल टू कितना पुट करेंगे 3। तो मुझे क्या मिलेगा, दिस इज द 0 1 3 इक्वल टू 3 बीटा 1, बी माइनस सी यानी कि 1 माइनस 3 बीटा 2, ए माइनस बी यानी कि 0 माइनस 1 यानी कि बीटा 3, यानी कि मेरे पास जो 0 1 3 जो हो गया वो बराबर हो गया 3 बीटा 1 माइनस 2 बीटा 2 माइनस 1 बीटा 3। ना ये जो मेरे पास 0 1 3 था, ये मेरे पास क्या था, दिस इज टी अल्फा 1, क्या था मेरे पास टी अल्फा 1। तो मैंने टी अल्फा 1 की वैल्यू ले ली 3 बीटा 1 माइनस 2 बीटा 2 और 1 बीटा 3। यानी कि अगर हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन आसानी से नहीं बन रहे हैं तो इस प्रकार से लीनियर कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। ओके, इसी प्रकार जो दूसरा एलिमेंट था मेरे पास, दूसरा एलिमेंट क्या था 2 माइनस 4 0, यानी कि अब हम क्या पुट करेंगे, ए की जगह 2, बी की जगह माइनस 4 और सी की जगह 0। बताओ क्या मिलेगा मुझे, बताइए। सर बीटा 1 तो C हाँ 0 ठीक जाएगा है, इनटू तो 2 माइनस 4 0 हमारे पास हो गया 0 बीटा 1 माइनस 4 बीटा 2 प्लस 6 बीटा 3, या टी अल्फा 2 इक्वल टू इतना। इसी प्रकार अगर मैं थर्ड इक्वेशन बनाऊंगा, यानी कि थर्ड जो मेरे पास वैल्यू थी वो क्या थी 1 0 0 आया था मेरे पास,
तो 100 को मैं यहाँ पे फिर से पुट कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, दिस इज 100 इक्वल टू 0 बीटा 1, 0 माइनस 0 बीटा 2 और 1 माइनस 0 बीटा 3 इक्वल टू 0 बीटा 1, 0 बीटा 2 और 1 बीटा 3, जो कि मेरे पास टी अल्फा 3 के इक्वल होगा। तो अब ये जो इक्वेशन मेरे पास मिली है, यानी कि ये इक्वेशन, ये इक्वेशन, ये इक्वेशन, इन तीनों से मिलके हम बनाएंगे अपना मैट्रिक्स। क्या बनाएंगे? इन तीनों से मिलके बनाएंगे मैट्रिक्स। तो वो जो मेरे पास टी बी बी डैश यानी कि टी बी वन बी टू जो मेरे पास होगा वो कितने के इक्वल होगा बता सकते हो? उसमें एलिमेंट क्या होंगे मेरे पास? 300, हाँ, -2 -4 0। ये आप कॉलम वाइज बता रहे हैं कि रो वाइज बता रहे हैं? सर रो वाइज। रो वाइज बता रहे हैं, ठीक है। और थर्ड में क्या होगा? -161, ठीक है। तो ये हमारे पास वो एलिमेंट हमारे पास आ गए, राइट। तो इस प्रकार से हमने टी बी वन और टी बी टू की फॉर्म में हमने निकाल लिया। तो ये दो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए। अब हम देखें यहाँ पर थ्योरम ऑफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमारे पास बहुत सारे थ्योरम होती है इसके ऊपर, जो हमारे पास कहीं ना कहीं हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करती है और जिनके स्टेटमेंट कभी कभी हमारे पास एज ए ऑब्जेक्टिव भी पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो पहला आपके सामने जो थ्योरम है वो क्या है कि लेट बी और बी डैश अगर मेरे पास ऑर्डर्ड बेसिस है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस यू ऑफ एफ और बी ऑफ एफ के, जिनकी डायमेंशन एन और एम है, उसके कोरस्पॉन्डिंग में जो मेरे पास मैट्रिक्स है ए आई जे एम इन टू एन, जिसमें नंबर ऑफ स्केलर जो है एम एन है, तो देयर एग्जिस्ट है यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है यू टी, जो कि यू से वी की तरफ होता है, जो भी हमने एक्चुअल में डेफिनेशन पढ़ी वही टी बी बी डैश इक्वल टू ए आई जे एम इन टू एन, ठीक है। दूसरी थ्योरम इसके अंदर हमारे पास है अगर बी और बी डैश मेरे पास दो वेक्टर स्पेस है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस यू ऑफ एफ के, जिनकी डायमेंशन एन और एम दी हुई है, और अगर हमारे पास टी यू से वी की तरफ एक हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और ए इज द मैट्रिक्स और टी विथ रिस्पेक्ट टू टी है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास टी अल्फा बी डैश इक्वल टू ए इंटू अल्फा बी, या इसी चीज को अगर मैं चाहूं तो कुछ ऐसे लिख सकता हूं टी ऑफ अल्फा सच दैट बी डैश इक्वल टू टी बी बी डैश इंटू अल्फा बी। अब ये देखो, ये वाला एलिमेंट हम जानते हैं कैसे निकालते हैं, सही है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के थ्रू निकाला हमने, राइट। yes, अब ये बता सकते हो कि अल्फा बी की एक्चुअली क्या है, ये अल्फा बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे पास, इसको भी मैं पढ़ा चुका हूं मैं। अल्फा बी आपने नाम ये वाला नोटेशन कहीं देखा है? दिस इज अल्फा argumented matrix, राइट, द अल्फा बी कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स ऑफ अल्फा विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्डर्ड बेसिस बी, जबकि टी बी बी डैश क्या होता है? दिस कॉल्ड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बेसिस b1 टू बेसिस b2 या b टू b डैश। क्या रीड करते हैं? मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम बेसिस b टू b डैश, राइट, yes, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं थ्योरम नंबर थर्ड। अगर हमारे पास T और S, अगर मेरे पास दो लीनियर ऑपरेटर हैं जिनकी डायमेंशन मेरे पास n है और B मेरे पास कोई एक ऑर्डर्ड बेसिस है U जो कि T और S पे काम करता है, तो ऐसी कंडीशन में T और S का जो प्रोडक्ट होगा वो मेरे पास कहलाएगा T ऑफ B और S ऑफ B के। अच्छा, अगर मैं इसको रीड करना चाहूं तो कैसे रीड करूंगा? S ऑफ B को रीड करना चाहूं तो कैसे रीड करूंगा? तो सर जब सिंगल बेसिस अगर होगा तो जैसे हमने बी और बीटा डैश से एलिमेंट लिए थे तो वो बी टू बी में मैपिंग होगी, सेम, बिल्कुल सेम मैपिंग होगी, तभी तो उसके एलिमेंट हमारे पास n इंटू एन होंगे। मैंने एक जगह तो लिखा था यदि b इक्वल टू बी डैश है, यस सर, ये वो वाली चीज हमारे पास हो जाएगी। नेक्स्ट, अगर t मेरे पास कोई लीनियर ऑपरेटर है और n मेरे पास डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है v ऑफ f का, देन b मेरे पास कोई ऑर्डर्ड बेसिस है v का, तो t मेरे पास अगर इन्वर्टेबल है जिसका इनवर्स निकाल सकते हैं, तो t इनवर्स का मैं लीनियर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालू अंडर द बेसिस b, या t का बेसिस निकाल के उसका इनवर्स करूं, दोनों मेरे पास क्या होंगे? बराबर होंगे, दोनों मेरे पास क्या होंगे? इक्वल टू की फॉर्म में होंगे। लेकिन शर्त इसमें यहाँ पर यह है कि यहाँ पर मेरे पास केवल एक ही बेसिस होगा, ओनली बी। मैंने ऐसा क्यों बोला? मैंने यहाँ पर देखो सिंपल से लॉजिक समझो, यहाँ पर मेरे पास जो t जो है वो कैसा है? दिस इज द v टू v है, क्या है? v टू v है। यहाँ पर कितने एलिमेंट मेरे पास है? n, यानी कि मेरे पास अगर b में अगर n एलिमेंट है तो इसमें इस b में भी n एलिमेंट होंगे,
तो यदि मैं इन दोनों को बराबर बताना चाहता हूं तो इसका मतलब ऐसा तभी हो सकता है ना कि जो इसका जो मेरे पास बेसिस निकल के आएगा, जो इसका बेसिस होगा, दोनों में सेम एलिमेंट हो, अदरवाइज फिर ये सब चीज संभव ही नहीं हो पाएगी। ये अगर मैंने u से v ले लिया तो इसको नोट जरूर कर लेगा, ये अपने क्वेश्चन में भी यूज होगा। अगर b इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, अगर मेरे पास कोई बेसिस दिया हुआ है b ऑफ f का और t मेरे पास कोई लीनियर ऑपरेटर दिया हुआ है वेक्टर स्पेस b ऑफ f का, देन फॉर ईच अल्फा बिलोंग्स टू b t सच दैट b अल्फा सच दैट b इक्वल t ऑफ अल्फा सच दैट b, ये दोनों वैल्यू हमेशा बराबर आती है। ये आपको एज ए क्वेश्चन भी पूछ सकता है और ये आपको एज ए स्टेटमेंट भी पूछ सकता है। ओके, नेक्स्ट, अगर मेरे पास b और b डैश मेरे पास अगर ऑर्डर्ड बेसिस है n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस b ऑफ f के, जो कि हमारी मैपिंग है t v से v की तरफ, तो ऐसी कंडीशन में जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा, देन द मैट्रिक्स ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस b एंड b डैश आर सिमिलर, दोनों के जो हमारे पास जो बेसिस जो होंगे वो मेरे पास सिमिलर होंगे। क्वेश्चन नंबर प्रॉपर्टी नंबर 7 यानी कि थ्योरम नंबर 7, अगर t और s मेरे पास दो लीनियर ऑपरेटर है, ऑपरेटर बोले या लीनियर फंक्शनल बोले, वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म बोले, फंक्शनल बोले, सभी का मतलब एक ही होगा। अगर t प्लस s b और b डैश पे काम कर रहे हैं तो t bb डैश प्लस s bb डैश दोनों का वैल्यू जब सम होगा वो t प्लस s के बराबर ही होगा, यानी कि दोनों की जो वैल्यू होगी वो इक्वल एक कहलाएगी हमारे पास। देन अगर हम t के अंदर किसी स्केलर का मल्टीप्लाई कर देते तो वो c जो होता है स्पेशली सबका सिंपल तरीके से बाहर निकल जाता है। ओके, तो ये मेरे पास 7 नंबर की थ्योरम थी। 8 नंबर की थ्योरम है, अगर b इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n है और b डैश इक्वल टू b1 बीटा 1 बीटा 2 बीटा n है, जो कि vf के वेक्टर स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और t मेरे पास लीनियर ऑपरेटर है ऑन b पर, तो ऐसी कंडीशन में जो p जो निकलता है मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इंटू n वेयर p इक्वल टू पी जे ऑफ b, यानी कि जो मेरे पास बेसिस बनाया जाएगा, जो मेरे पास कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा, यानी कि जो मैट्रिक्स बनाई जाएगी वो हमारे पास सेम फॉलो करेगी डायगोनलाइजेबल की प्रॉपर्टी। क्या फॉलो करेगी? डायगोनलाइजेबल की प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा वहां पर, यानी कि टी और बी इक्वल टू होगा पी इनवर्स टी बी इक्वल टू पी। ओके, बस यहां पर ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये मेरे पास मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैट्रिक्स को। पी क्या है? वो सेम वही काम करेगा जो कि मॉडल मैट्रिक्स हमारे पास डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स के अंदर करती थी, तब जाके हमारे पास जो पी इनवर्स टी बी पी को रिप्रेजेंट करेंगे। थ्योरम नंबर 9, अगर v ऑफ f अगर मेरे पास n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और b मेरे पास कोई ऑर्डर्ड बेसिस है b ऑफ f का, तो I इज द आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन है और जीरो कैप इज द जीरो ट्रांसफॉर्मेशन ऑन v के है, जिसका मीनिंग होता है 1b इक्वल टू in, जो कि मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है n इंटू n को। और सेकेंड प्रॉपर्टी मेरे पास होती है जीरो कैप b इक्वल टू ओ एम एन, जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू n। बेसिकली ये जो थ्योरम नंबर 9 जो है वो आपका स्टेटमेंट की तरह यूज की आती है क्वेश्चन के अंदर, CSIR में पूछा गया था स्टेटमेंट, तो उसी को मैंने यहाँ पर ऐसे थ्योरम की फॉर्म में यहाँ पर इसको लिख दिया है। तो यहाँ पे कुल मिला के आपके पास जो 9 थ्योरम जो है, इन 9 थ्योरम को वो किसी भी तरीके से पूछ सकता है, चाहे वो थ्योरम की फॉर्म में, चाहे स्टेटमेंट की फॉर्म में, या किसी क्वेश्चन में वो यूज किया जा सकता है। ओके, तो ये हमारे पास कुछ 9 थ्योरम थी। अब बात करते हैं चेंज ऑफ बेसिस के बारे में। ट्रांजिशन मैट्रिक्स कुछ खास नहीं है, जो रोल मेरे पास बी के अंदर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n का था और बी डैश के अंदर बीटा 1 बीटा 2 बीटा m का था, अब वो रोल आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। क्या होंगे? इंटरचेंज होंगे। यानी कि पहले हम क्या कर रहे थे, टी अल्फा को बी डैश के बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखने जा रहे थे। अब हम क्या करेंगे कि जो बीटा 1 जो है, यानी कि टी बीटा 1 जो है वो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। बस इसी को बोलते हैं चेंज ऑफ बेसिस। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? चेंज ऑफ बेसिस। तो ये आपकी डेफिनेशन है कि बी हमारे पास है अल्फा 1 से लेके अल्फा n, बी डैश हमारे पास है बीटा 1 से लेके बीटा n, जो कि ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ फॉर द n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस पे काम कर रहा है। तो देख रहे हो कि आप सेम वैसे ही डेफिनेशन लिखिए, बस हमारे पास रोल आपस में इंटरचेंज हो गए हैं। Then the transpose of P of the above matrix of the coefficient is called the change of basis matrix or the transition from the old basis alpha i to the new basis beta i।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे छुपी हुई है कि जब भी हम चेंज ऑफ बेसिस करेंगे तो वहां पर ऐसी कंडीशन में बी और बी डैश में नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। कॉमन होने का मतलब सेम होना चाहिए। यदि यहाँ पर अगर मेरे पास 5 एलिमेंट है तो यहाँ भी 5 एलिमेंट ही होना चाहिए, अदरवाइज हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा। समझ में आया अब चेंज ऑफ बेसिस? यस सर। सर इसे इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं या फिर नहीं? नहीं, वो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन अलग है, वो उसका डेफिनेशन कुछ अलग तरीके से है। उसका डेफिनेशन मैं आपको बाद में बताऊंगा, आज मैंने उसको कवर नहीं किया हुआ है। इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन की लॉजिक ही अलग है वहां पर वो। ओके सर। ठीक है। अब ये जितने भी हमने अभी थ्योरी पढ़ी उन सभी पे बेस हम क्वेश्चन देख रहे हैं, क्योंकि इस वाले टॉपिक से आपके CSIR में भी क्वेश्चन पूछे गए और आपके MP सेट और MP PSC में तो पूछे ही गए हैं। तो ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है। ये 7 क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं आई थिंक। द मैट्रिक्स ऑफ आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन आई B3 to B3, जब भी मेरे पास अगर आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन होगा किसी भी बेसिस से दूसरे बेसिस के अंदर तो उस कंडीशन में मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बनता है। यस सर। बी। ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? बी। 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 ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अगर टी आर से आर स्क्वायर डिफाइंड दिया हुआ है, T of x equal to 3x 5x, then the matrix representing T relative to the usual basis for R square क्या होगा मेरे पास? B नंबर 35। B नंबर 35 सही है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट P एंड Q। P दिया हुआ है हमें A 1 1 1 1 2 4 1 3 9, then A singular, let S be a diagonalization matrix if T is a matrix such that S plus 5T equal to I, where I is the identity matrix, then T is a diagonalizable, then T मेरा diagonalizable होगा यदि P और Q दोनों ट्रू हैं। दो स्टेटमेंट दिए अलग अलग हमारे पास। एक स्टेटमेंट P दिया हुआ है जिसमें बोला है कि एक मैट्रिक्स दिया होता है A सिंगुलर है। क्या A सिंगुलर है? क्या A का डिटरमिनेंट 0 आ रहा है? नो सर। नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारे पास ये पहला ऑप्शन तो अपने आप ही हट गया, ये वाला ऑप्शन तो पहले ही हट गया, ये भी हट गया क्योंकि सिंगुलर नहीं है ना। यस सर। अब मेरे पास ऑप्शन केवल C बचा और D बचा। आपको सेकंड वाला पार्ट पढ़ना, अगर S डायगोनलाइजेबल है और T मेरे पास मैट्रिक्स है S प्लस 5T की जो कि I के बराबर आ रही है, I के बराबर आ रही है यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है। और I हमेशा क्या होता है जिसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास मिलेगा तो वो हमेशा डायगोनलाइजेबल होगा। यस तो बेटा किससे में साउंड आ रहा है? ओनली Q इज ट्रू, तो ऑप्शन C इज परफेक्ट। ठीक है। यस सर। चलिए नेक्स्ट, अगर T मेरे पास मैपिंग दी है RQ से R स्क्वायर बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड by the T of x y z equal to x plus y y minus z, then the matrix of T with respect to the ordered basis 1 1 1 1 minus 1 0 और 0 1 0 and 1 1 and 1 0, तो उस कंडीशन में मेरे पास मैट्रिक्स T क्या होगी? 0 1 1 प्लस 2 1 0 और सेकंड में माइनस 1 1 0 प्लस 1 1 0 और थर्ड में 1 1 0 प्लस 0 इंटू 1 0। ओके, करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ में आया ना सबको? ये सच दैट C to the power n में लीनियर ऑपरेटर हैविंग n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, देन अगर मेरे पास T एक मैपिंग है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर C से C की तरफ जा रही है जिसकी डायमेंशन n दी हुई है, जिसके अंदर n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है, तो ऐसी कंडीशन में देन T इज इन्वर्टेबल एज वेल एज द डायगोनलाइजेबल, T इज नॉट डायगोनलाइजेबल और T इज डायगोनलाइजेबल। क्या होना चाहिए ऑप्शन? डी होगा सर। डायगोनलाइजेबल तो है, हम्म, डायगोनलाइजेबल है, इन्वर्टिबल का कंफर्म नहीं। नहीं तो अब डायगोनलाइजेबल है तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर आपका ऑप्शन C नहीं होगा। यस सर। ये मना कर रहे हो? डी होगा सर। अगर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है तो वो डायगोनलाइजेबल है। हाँ वो तो ठीक है। यस सर। ऑप्शन डी इज परफेक्ट।
हमेशा ध्यान रखिए, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ जब हमने एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी के बारे में बात करी थी या ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के बारे में बताई थी, जब भी अगर हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स के अगर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू आएंगे तो कन्फर्मली है कि वो आपका डायगोनलाइजेबल होगा ही होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो डायगोनलाइजेबल ना हो। ओके, यस क्वेश्चन नंबर 106, t such that r to the power 4 to r to the power 4 defined by this much, t of x by z w equal to x plus y plus 5w x plus 2y plus w minus z plus 2w 5x plus y plus 2w, then the dimension of the eigen space of t। आपको डायमेंशन बताना है आइगन स्पेस का। इसको भी सर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स अज्यूम करके फिर सॉल्व करेंगे। इसको पूरा आपको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। यस तो आप इसको आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, इसको आप ट्राई सॉल्व कीजिएगा। सुशांत जी को समझ में आ रहा है? आपका माइक ऑफ है सुशांत जी। देखें इसका वैसे आंसर जो है आपका 4 है। क्वेश्चन नंबर 107, टी सच दैट R3 से R3 भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाय दिस मच। तो आपका बी जो है इतना दिया हुआ, बताओ कि हमारे पास भाई इसका टीबी कितना आएगा, फटाफट निकाल के बता दीजिए। ये आपका CSR नेट जून 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एन बी ए वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एटमोस्ट 3, एटमोस्ट 3 का मतलब है मैक्सिमम 3 तक जा सकती है, डिफाइंड एस सच दैट n टेंड्स टू n बाय SPX where p into x plus 1 where p belongs to n, then the matrix of S इन द बेसिस। अब बेसिस आपको इस समय दिया हुआ है ये वाला, ये आपको बेसिस दिया हुआ है। यहाँ पर लिखना है अपने पास है S ऑफ 1। S ऑफ 1 मेरे पास क्या मिलेगा, 1। 1 का मतलब क्या होगा, 1 प्लस 0x प्लस 0x स्क्वायर और 0x3, ठीक है। ये समझ में आया? यस सर। अगर मेरे को निकालना है मेरे पास क्या S2 मतलब कि पावर 1 हमारे पास जो है, मतलब यहाँ पे पावर 0 है फिर यहाँ पर 1 है, तो मेरे पास कितना होगा, दिस इज x प्लस 1। x प्लस 1 का मतलब मेरे पास क्या होगा, दिस इज 1 प्लस x प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x3, ठीक है। फिर मेरे पास होगा S2 का मतलब क्या होगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब x प्लस 1 का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर प्लस 0x3, ठीक है। देन इसके बाद मेरे पास S3 होगा। S3 का मतलब क्या होगा, x प्लस 1 का क्यूब। s प्लस 1 का होल क्यूब मतलब क्या हुआ, दिस इज a क्यू यानी कि 1 क्यू, प्लस उसके बाद कितना आएगा 3x, देन उसके बाद कितना आएगा 3x स्क्वायर, देन उसके बाद कितना आएगा मेरे पास है लास्ट में x क्यूब, ठीक है। अब हमें यहाँ पर इसके एलिमेंट को लिखना है, तो पहले मेरे पास आएगा 1 1 1 और 1, यानी कि दिख रहा है आपको पहली रो। फिर दूसरा मेरे पास क्या आएगा यहाँ पर 0 1 2 3, तो 0 1 2 3। तो मेरे पास थर्ड में क्या आएगा 0 0 1 1, तो 0 0 0 1 0 0 1 3, तो 0 0 1 3। देन मेरे पास लास्ट में आएगा 0 0 0 और 1, तो देखिए 0 0 0 और 1। आगे बात समझ में? यस ठीक है। नेक्स्ट लेट, अगर B मेरे पास कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है ओवर द R और T मेरे पास मैपिंग है B से B, देन B इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट रैंक ऑफ T स्क्वायर इक्वल टू रैंक ऑफ T दिया। तो बताओ इनमें से कौन से ऑप्शन सही होंगे हमारे पास। ये जो क्वेश्चन जो पूछा गया था CSR नेट में दिसंबर 2015 में पूछा गया था, जो 4.75 मार्क्स में आया था, यानी कि जिसमें मल्टीपल चॉइस थी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमको पता है कि रैंक ऑफ T स्क्वायर इक्वल टू रैंक ऑफ T दी हुई है, तो आपने रैंक नलिटी थ्योरम पढ़ी होगी, याद है? यस रैंक नलिटी थ्योरम में क्या था, नलिटी प्लस रैंक इक्वल टू प्लस रैंक डायमेंशन ऑफ U। यहाँ पर U की जगह कौन दिया हुआ है, V V है ना।
तो अब देखो ये ऑप्शन बनते कैसे, इसके एक्चुअली सारे के सारे ऑप्शन इसके करेक्ट है। कर्नेल ऑफ टी स्क्वायर इक्वल टू कर्नेल ऑफ टी होगा, रेंज ऑफ टी स्क्वायर इक्वल टू रेंज ऑफ टी होगी, कर्नेल ऑफ टी इंटरसेक्शन रेंज ऑफ टी इक्वल टू 0 होगा, कर्नेल ऑफ टी स्क्वायर इंटरसेक्शन रेंज ऑफ टी स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। ये केवल टी है ना, ये टी है, दिस इज टी। देखो कैसे होगा, तो यहां पे मैंने देखो रैंक ऑफ टी स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास क्या रैंक ऑफ टी स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मेरा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, पहला वाला, राइट। अब रैंक ऑफ टी स्क्वायर में लिख दिया एन माइनस नलिटी ऑफ टी स्क्वायर, एन माइनस नलिटी ऑफ टी। कहां से लिखा है मैंने ये, कहां से लिखा है मैंने ये, रैंक नलिटी थ्योरम से, रैंक नलिटी थ्योरम से। अब इस एन से एन कैंसिल हो गया, तो नलिटी ऑफ टी स्क्वायर इक्वल टू नलिटी ऑफ टी हो गया, और नलिटी ऑफ टी स्क्वायर इक्वल टू नलिटी ऑफ टी नथिंग एल्स, दिस इज ए कर्नेल टी स्क्वायर इक्वल टू कर्नेल टी। सही है, ठीक है। तो ये मेरा ऑप्शन ए भी करेक्ट हो गया। अब हम जानते हैं कि कर्नेल टी जो होता है कर्नेल टी स्क्वायर का सबसेट है। क्यों बोला मैंने ऐसा, क्यों बोला मैंने ऐसा, बता सकते हो? मेरी मैपिंग कहां से कहां तक जा रही है? B2B जा रही है। और कर्नेल किसका सबसेट होता है? पहले वाले का, डोमेन का। और डोमेन को क्या है इस समय, कर्नेल टी है, सॉरी डोमेन कौन है हमारे पास, बी है, तो बी का सबसेट कौन है, कर्नेल है, ठीक है। yes, तो इसलिए मैंने इन दोनों चीज को यहाँ पर लिख सकता हूँ कि कर्नेल ऑफ टी सबसेट होगा कर्नेल ऑफ टी स्क्वायर का, रेंज ऑफ टी स्क्वायर सबसेट होगा रेंज ऑफ टी का। अब हम क्या करें कि यहाँ पर कर्नेल और एक्स लेके चले हुए, क्या लेके चले हम यहाँ पर, एक्स को हम यहाँ पर लेके चले, एक्स को लेके चले कर्नेल टी इंटरसेक्शन रेंज ऑफ टी के अंदर। अगर एक्स कर्नेल टी के अंदर है तो एक्स रेंज टी के अंदर भी होगा। अगर चूंकि एक्स कर्नेल के टी के अंदर है तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टी ऑफ एक्स कितना होगा, 0। और x अगर रेंज t के अंदर है, इसका मतलब क्या हुआ, देयर एग्जिस्ट b बिलोंग्स टू b सच दैट t ऑफ y इक्वल टू x। याद है ना, बीटा इक्वल टी अल्फा लिखा था, बीटा इक्वल टू टी अल्फा, राइट। बात समझ में आ रही है? अब t ऑफ x इक्वल टू 0 है। अब देखो मैंने यहाँ पर t ऑफ y इक्वल टी ऑफ x लिखा था, तो मैंने दोनों तरफ t को बढ़ा दिया, यानी कि दोनों तरफ मैंने t का मल्टीप्लाई कर दिया, तो टी स्क्वायर y इक्वल टी स्क्वायर x हो गया। और t ऑफ x कितना है, 0 है, तो टी स्क्वायर y इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अगर टी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या निकलता है, टी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या निकलता है कि y बिलोंग्स टू कर्नेल ऑफ टी स्क्वायर, yes, ठीक है। तो मैंने वो चीज लिखी यहाँ पे, भाई टी स्क्वायर इक्वल टू वाई, देन y बिलोंग्स टू कर्नेल ऑफ टी स्क्वायर। अब कर्नेल टी स्क्वायर मेरा कितने के, भाई कितने का सबसेट है कर्नेल टी स्क्वायर, कर्नेल टी के अंदर है ना। तो टी ऑफ वाई कितने के बाद, तो वाई कितने में आ गया, कर्नेल टी में आ गया। अगर वाई अगर कर्नेल टी में आ गया तो टी ऑफ वाई इक्वल टू 0 हो गया। सही है कि नहीं? yes, sir. टी ऑफ वाई इक्वल टू 0 हो गया। अगर टी ऑफ वाई इक्वल टू 0 हो गया तो यहाँ पर एक्स के उल्टे कितना हो गया, x 0। तो हम एलिमेंट कहाँ पे लेके चले थे हम, यहाँ पर कर्नेल टी इंटरसेक्शन में, तो देखो वो 0 के बराबर आ गया अपना, yes, sir. तो ऑप्शन सी भी करेक्ट हो गया। इसी प्रकार से हम यहाँ पर कर्नेल टी स्क्वायर इंटरसेक्शन रेंज ऑफ टी स्क्वायर को भी प्रूव कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर सारे ऑप्शन अपने करेक्ट थे, राइट। yes, sir. चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द वेक्टर। ये आपका CSR नेट जून 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। कंसीडर द वेक्टर, इस पर ध्यान रखना, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते आएंगे ना आपका लेवल अब इंक्रीज होते चले आएगा। Consider the vector space P of n of real polynomial in x degree less than or equal to n defined by t p2 to p3 by t of f of x equal to integral 0 to x f of t dt plus f dash of x, then the matrix representation of t with respect to the basis 1 x x square, यानी कि ये मेरे पास बन गया दिस इज योर b1 और ये मेरे पास बन गया है b2, ओके। यानी कि आपको t b1 b2 निकालना है। इस पूरी मैट्रिक्स को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो टी एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, टी एफ ऑफ एक्स अगर आपको याद होगा मैंने आपको कंपोजिशन ट्रांसफॉर्मेशन बताया था, याद है?
कंपोजिशन ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर टी एफ ऑफ एक्स का Yes, मतलब sir. क्या होगा, दिस इज द टी एफ ऑफ एक्स। ये एक्चुअली इस प्रकार से लिखा जाएगा, ये टी एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर हम जैसे 1 रखा तो एक्स एफ ऑफ एक्स की जगह 1 रखेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ 0 to 1 एफ ऑफ टी की वैल्यू कितनी हो गई 1 डी टी प्लस एफ डैश, मतलब कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1। ठीक है, ध्यान रखना ये जो एफ डैश ऑफ एक्स दिया हुआ है ये इंटीग्रल से अलग है, ये इंटीग्रल के अंदर नहीं है। ये क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो अब देखो कि यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अगर टी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 to x एफ ऑफ टी प्लस डी अपॉन डी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि मैंने पहली वैल्यू ले ली 1, तो 0 to 1 डी टी डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 डी टी मतलब क्या हुआ, ओनली इसका इंटीग्रल करूँ कितना आएगा t 0 to x, यानी कितना आंसर आएगा मेरे पास ओनली x। ठीक है, और इस x को मुझे इस प्रकार से लिखना है, क्या मैं इस x को ऐसे लिख सकता हूँ 0 1x 0x स्क्वायर 0x क्यूब, क्योंकि मुझे इसको लिखना है इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में। ये बात समझ में आ रही है, पहली स्टेप। Yes, sir. इसी प्रकार अब मुझे निकालना है टी ऑफ एफ एक्स, तो टी एफ ऑफ एक्स टी ऑफ एक्स क्या होगा 0 to x। अब इस एफ ऑफ टी की जगह मेरे पास क्या लिखा जाएगा टी, तो टी डी टी डी अपॉन डी ऑफ एक्स है ना, तो टी अब x का डिफरेंशियल कितना हो गया 1, t का इंटीग्रल करेंगे कितना आएगा टी स्क्वायर बाय 2, लिमिट रखेंगे कितना आएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 1। अब इस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 को मुझे इसके कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखूंगा मैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से 1 प्लस 0x 1 बाय 2 एक्स स्क्वायर 0x क्यूब। ठीक है, Yes, sir. ऐसे मैं इसका निकालूंगा थर्ड इक्वेशन, यानी कि टी ऑफ एक्स स्क्वायर 0 to x टी स्क्वायर डी टी डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, डी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल हो गया 2x, टी स्क्वायर का इंटीग्रल हो गया टी क्यू अपॉन 3, यानी कि टी क्यू अपॉन 3, तो टी क्यू अपॉन 3 मतलब हो गया एक्स क्यू अपॉन 3 2x, और एक्स क्यू अपॉन 2x को मैं लिख सकता हूँ दिस इज 1 के हिसाब से लिखना है, तो मैं लिखूंगा 0 प्लस 2x प्लस 0x स्क्वायर प्लस 1/3x। अब हम यहाँ पर पूरे को अरेंज कर देंगे अपने पास मैट्रिक्स की फॉर्म में, तो मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, पहला एलिमेंट ये हो गया, दूसरा एलिमेंट मेरे पास कितना हो गया 1 हो गया, और तीसरा एलिमेंट मेरे पास हो गया 0। देखो 0 1 0, इसी प्रकार यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर कितना है मेरे पास 2 है, तो 1 0 1/2, नहीं कुछ गलत बोला मैंने, 1 0, ठीक है हाँ सही है, और फिर मेरे पास थर्ड एलिमेंट है 0 देन 1/2 देन उसके बाद हमारे पास है 0। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, Yes, sir. क्वेश्चन को आप नोट कर लो, थोड़ा अगर मैं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ तो उसको आप सही कर लीजिएगा अपने हिसाब से, फिर वो आंसर वहां पर लिखिएगा। सॉल्यूशन समझ में आया कि किस प्रकार से सॉल्व Yes, sir. करेंगे? ठीक है, Yes, sir. तो बस आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि भाई 10 क्वेश्चन ही कराते हैं आपको Yes, डेली sir. हम। अच्छा आप लोग एक चीज बताओ, मैं आप लोगों से एक बात भी करना था, आप लोग के मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हो क्या?